हाँ भाई, हेलो हेलो एवरीबॉडी। तो आज मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज प्रीरिक्विज़ाइट, ठीक है, फिजिक्स के लिए। ये पहला पार्ट है उसका जिसमें मैं मैकेनिक्स कवर करूँगा, ठीक है। और ये सबसे पहले मैं बता देता हूँ किसके लिए है और अ, किसके लिए नहीं है और क्या पर्पस है बनाने का। एक्चुअली 11th और 12th के बच्चों के लिए है, ठीक है। ड्रॉपर्स भी देख सकते हैं, मतलब अगर नहीं पता है तो। वैसे तो ड्रॉपर्स को सब कुछ पता रहता है क्या यूज़ आने वाला है क्या नहीं, तो बाकी तो जिसको भी नहीं पता है उसके लिए है भाई, ठीक है। और उसके बाद दूसरी चीज़ कि इसमें मैं बना रहा हूँ तो पर्पस क्या है। तो पर्पस बस इतना सा है कि जो 11th और 12th में जो भी बहुत लोग रहते हैं वो क्लासेस किसी न किसी कारण से बहुत सारी छूट जाती हैं उनकी। तो आगे जो चैप्टर्स, अब कोई अगर ऑफलाइन कोचिंग में इनरोल्ड है तो उसके पास दो ऑप्शन रहता है, या तो मैं आगे की क्लासेस छोड़कर और पीछे का कवर करूँ। एक डर बैठ जाता है मन में कि पीछे छूट गया, आगे समझ नहीं आया। ये तो एक ऑप्शन रहता है कि भाई क्लासेस छोड़ो, पीछे की कवर करने में लगो, पूरा साल ही निकल जाएगा। मतलब जैसे ये 11th स्टार्ट हुआ, 2 चैप्टर छूट गए इनिशियली के, तो फिर तीसरा चैप्टर चल रहा है, उसने सोचा कि मैं तो छोड़ रहा हूँ क्लास, पीछे से करता हूँ। ऐसा कभी हो नहीं पाता कि आप इतने फास्ट हो जाओ कि क्लास से आगे बढ़ जाओ, ठीक है, ऐसा कभी हो नहीं पाता। तो इसलिए बेटर यही रहता है कि आप क्लासेस भी कंटिन्यू करो, और जो चैप्टर्स आपके चल रहे हैं ना, मतलब और जो चैप्टर आपके छूटे हैं उसके अकॉर्डिंगली जो जो आपको कर लेना चाहिए, जो जो आगे चैप्टर में यूज़ आएगा और आपको नहीं पता है वो कर लो बस। तो वो पता लगता नहीं, इस कारण से बहुत लोग, इवन मैं उसका एक, इस चीज़ का एक विक्टिम था जिसके कारण मेरा 11th बर्बाद हो गया। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि भाई, मतलब इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये पर्पस है कि ऐसे लोगों का कुछ हो सके, ठीक है। तो इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो चलो, सबसे ये तो पहला पार्ट है जिसमें मैं मैकेनिक्स कवर करूँगा, और मेरा ये पर्पस भी है, मतलब बना, मैं पहले मैकेनिक्स ही क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि भाई किसी भी कोचिंग में अभी जो टाइम है, अभी के टाइम के अकॉर्डिंग या तो 11th चल रहा होगा या 12th चल रहा होगा या ड्रॉप ईयर चल रहा होगा, ठीक है। कहीं भी भाई 11th या ड्रॉप ईयर में मैकेनिक्स से ही स्टार्ट होता है, और 12th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। तो इसलिए मैं पार्ट 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लाऊंगा, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले बेसिक मैथ और वेक्टर से मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, बहुत लोग ऐसे सोच रहे होंगे वेक्टर्स और बेसिक मैथ क्यों ले रहा हूँ। अरे भाई, 11th के जो बच्चे होते हैं उनके लिए यही चैप्टर सरदर्द होता है, इसलिए मैं ये चैप्टर ले रहा हूँ, ठीक है। कि इसमें इसके भी, इसका तो क्या ही प्रीरिक्विज़ाइट होगा, लेकिन फिर भी मैं, चलो मतलब एक बार बस बात कर ले रहा हूँ। वैसे तो कुछ प्रीरिक्विज़ाइट है नहीं, फिर भी। तो जिसका कोई प्रीरिक्विज़ाइट नहीं है ना, इस पूरे वीडियो में मैं उसको रेड कलर से अंडरलाइन कर दूंगा, ठीक है। कोई प्रीरिक्विज़ाइट नहीं है, कोई नहीं है प्रीरिक्विज़ाइट, ओके। बाइनोमियल का भी कोई प्रीरिक्विज़ाइट नहीं है, इसका भी नहीं है, ठीक है। फिर मैं सजेस्ट करूंगा, या कोई भी सजेस्ट करेगा कि इतना जो चैप्टर है ना, ये वाला पोर्शन, ये एक साथ करो, ठीक है। और ये एक साथ करो, ठीक है, ठीक है। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट टॉपिक है, ये जो वेक्टर है ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ओके। मैं पहले बोल दे रहा हूँ, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। और ये जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये भी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ओके। तो सबसे पहले रहेगा ये, और मैं ये एक बात बता रहा हूँ। अगर ये वाला, ये पहले जो 4 चीज़ों को मैंने अंडरलाइन किया है ना, ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा बहुत पढ़ लेना, बाकी इनका कहीं और यूज़ जल्दी आता नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी का ये 4 टॉपिक छूट गया तो इसका मतलब ये नहीं, पहले वाला 4 टॉपिक छूट गया तो इसका मतलब ये नहीं आप आगे नहीं बढ़ सकते, बिल्कुल बढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ट्रिगोनोमेट्री थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। मैं सोर्सेज की भी बात कर लेता हूँ, अगर किसी को ये बेसिक मैथमेटिक्स कवर करना है, ठीक है, तो वो किस सोर्स से कवर कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो एमटी सर का एक चैनल है, मोहित त्यागी सर का चैनल है, आप वहाँ पे जाओ और मैथमेटिकल टूल्स करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, एबीजे सर का, आप वहाँ से कवर कर सकते हो। उन्होंने बहुत अच्छे से बेसिक मैथ कवर करवाया है, वहाँ से अच्छा और कहीं पे मुझे नहीं लगता करवाया गया होगा बेसिक मैथ कवर, ठीक है। तो वहाँ से आज आप जाके कर सकते हो बेसिक मैथ्स, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बोल दूंगा कि बिना बेसिक मैथ के किसी भी आगे के चैप्टर में प्रोसीड करना बेवकूफ़ी है, ठीक है। इन 4 टॉपिक्स के अलावा, ठीक है, अगर कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक छूटा है तो पहले उसको कर लो, उसके बाद ही आगे के चैप्टर्स में प्रोसीड करना, नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी। और जल्दी निपटा लो यार, इनका तुम चैनल देख लेना, ये वाला प्लेलिस्ट देख लेना एमटी सर पे, चेक विजिट करके, वो बहुत जल्दी तुम्हारा निपट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अभी से मैं जो भी आगे चैप्टर का प्रीरिक्विज़ाइट बताऊंगा उसमें मेरा ये अंडरस्टूड होगा कि ये बेसिक मैथ और वेक्टर तो कंप्लीट है, ठीक है, तभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। काइनेमेटिक्स, बिल्कुल इसका प्रीरिक्विज़ाइट एक ही है भाई, इसका प्रीरिक्विज़ाइट बस इतना है कि आपको बेसिक मैथ और वेक्टर आना चाहिए, और कुछ नहीं है प्रीरिक्विज़ाइट, ठीक है।
यहाँ तक तो आपको ये मोशन इन 1D में तो आपको फिर भी काम चल जाएगा अगर आपको नहीं भी आता है वेक्टर, ठीक है। बिना डिफ्रेंसिएशन के नहीं चलेगा काम, बिना वेक्टर के चल भी जाएगा, लेकिन इतने में तो नहीं चलेगा, इसमें तो कभी नहीं चलेगा। इसमें तो आपको वेक्टर का अच्छा खासा नॉलेज होना ही चाहिए 2D और रिलेटिव पढ़ने के लिए, और डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन भी, ठीक है, तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलो उसके बाद तीसरे चैप्टर पे आ जाते हैं। तीसरा एनएलएम फ्रिक्शन सर्कुलर मोशन, इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसमें कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है, ये तो फिर इसमें भी कोई नहीं है। इक्विलिब्रियम वाले में वेक्टर है, इसमें वेक्टर है, और मैंने बोल रखा है कि बेसिक मैथ और वेक्टर अगर कहीं यूज़ आता है तो मैं मान के चलूँगा कि कोई वो मतलब उसका कुछ प्रीरिक्विजिट नहीं है, तो इसलिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। फिर एक्सेलरेशन एनालिसिस ऑफ बॉडीज इन इनर्शियल फ्रेम, तो इसमें आपका काइनेमेटिक्स यूज़ में आ सकता है। फिर पुली सिस्टम का कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है, बाकी अगर वही एक्सेलरेशन वैक्सेलरेशन थोड़ा बहुत तो आप देख लेना, मतलब मैं बोल देता हूँ इसमें काइनेमेटिक्स प्रीरिक्विजिट है इन टॉपिक्स के लिए। फिर न्यूटन्स लॉ इन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, काइनेमेटिक्स प्रीरिक्विजिट है और कुछ नहीं है। कंस्ट्रेंट मोशन वर्चुअल वर्क मेथड, कुछ भी प्रीरिक्विजिट नहीं है इसके लिए, ठीक। ऑब्वियसली काइनेमेटिक्स प्रीरिक्विजिट है इन सभी के लिए, काइनेमेटिक्स प्रीरिक्विजिट इन सभी के लिए, काइनेमेटिक्स मस्ट है, इन सभी के लिए काइनेमेटिक्स मस्ट है, ठीक है, इन सभी के लिए काइनेमेटिक्स मस्ट है। इन सभी के लिए काइनेमेटिक्स मस्ट है, ओके, देख लो आप, काइनेमेटिक्स जो है इन सभी के लिए मस्ट है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शन कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है, ओके, कोई प्रीरिक्विजिट नहीं। केसेस ऑफ स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब इन सभी के लिए मैंने बोल दिया काइनेमेटिक्स मस्ट है, बाकी आगे की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर एंगल ऑफ रिपोज ये सब में। फिर उसके बाद ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, फिर एक्सेलरेटेड एक्सेलरेशन हो गया, रिलेशन बिटवीन एंगुलर लीनियर वेरिएबल, ये सब में आपको फिर एनएलएम का भी यूज़ आएगा, ठीक है। इसमें भी आपको एनएलएम का यूज़ आएगा क्योंकि आपको मोशन जो है वो एनालाइज करना रहेगा, ठीक है, और इसमें भी आपका एनएलएम का यूज़ आएगा। मतलब कि ये तीनों टॉपिक की अगर आप बात करो, ये तीनों टॉपिक की अगर आप बात करो, ठीक है, ये तीन टॉपिक की अगर आप बात करो तो इसमें जो है आपको वो एनएलएम का भी यूज़ आएगा, ठीक है, एनएलएम का भी यूज़ आएगा। किस चीज़ का? तो जो आप ये जो करते हो ना, ये एक्सेलरेशन एनालिसिस, सेकेंड लॉ को अप्लाई करना, ठीक है, इसका यूज़ आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर डब्ल्यू पी में इसमें कुछ भी यूज़ नहीं आने वाला, ठीक है। फिर वर्क डन बाय कौन, हाँ, तो अब वर्क पावर एनर्जी पे आ जाता हूँ मैं कि इसका क्या क्या प्रीरिक्विजिट है, ओके। तो चलो सबसे पहले ये जो इंट्रोडक्शन कैलकुलेशन ऑफ वर्क है ना, ऑब्वियसली इसका कोई भी प्रीरिक्विजिट नहीं है, ठीक है। फिर ये जो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और ग्रेविटेशन है, इसका भी कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है। हाँ, इंटीग्रेशन का यूज़ आएगा, ठीक है, तो वो तो मैं बोल चुका हूँ कि भाई वो तो होना ही चाहिए तभी आगे बढ़ना, ठीक है, बाकी और कुछ का यूज़ नहीं आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ, एनएलएम का भी यूज़ नहीं आएगा, इन दोनों टॉपिक्स में एनएलएम का भी यूज़ नहीं आएगा, ठीक है। फिर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, हाँ भाई, ये भी इंडिपेंडेंट टॉपिक है, मतलब इंटीग्रेशन आना चाहिए, ठीक है, वेक्टर थोड़ा आना चाहिए, वेक्टर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट करना, बस और कुछ नहीं। वर्क डन बाय सेंट्रल फोर्स भाई, इसमें भी वही बात है जो ऊपर मैंने बोला, बेसिक मैथ्स आना चाहिए बस। फिर वर्क एनर्जी थ्योरम भाई, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में भी मैं यही बोलूँगा कि भाई मतलब नहीं है, कुछ यूज़ नहीं है, इंडिपेंडेंट सा टॉपिक है। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जिसमें एनएलएम का या मतलब काइनेमेटिक्स का कहीं ना कहीं यूज़ आ जाए, लेकिन यूजुअली वर्क एनर्जी थ्योरम आपको समझने में कोई भी यूज़ नहीं आता, बस बेसिक मैथ आना चाहिए, वेक्टर आना चाहिए और कुछ नहीं, और वर्क कैलकुलेशन जो ऊपर के टॉपिक से वो आने चाहिए। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, ये तो डिफिनेशन है, इसमें क्या ही यूज़ आएगा, कुछ भी यूज़ नहीं आता। फिर ये एक जो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वेरियस सिस्टम, इसमें भी एनएलएम ये सब का यूज़ नहीं आएगा, कहीं नहीं आएगा, ठीक है। देखो वर्क पावर एनर्जी एक पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट चैप्टर है, ठीक है, इसमें बेसिक मैथ का यूज़ आता है और कुछ आता नहीं है यूज़, ठीक है। ये मैकेनिक्स जो है ना, मैकेनिक्स एनएलएम न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ठीक है, तो एक होता है कि एनएलएम से आप
चीज़ों को करते हो, ठीक है, न्यूटन के लॉज लगा के और एक्सेलरेशन एनालिसिस करके, फोर्स एनालिसिस करके फिर आप किसी सवाल को करते हो, ठीक है। लेकिन जब बहुत बार ऐसा होता है कि जब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन की बात हो रही होती क्वेश्चन में, तो आप कहाँ से, आप कैसे करोगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वहाँ से करना, क्योंकि जब टाइम के रिस्पेक्ट में बातें चल रही होती हैं तो क्या है कि एनएलएम परफेक्ट तरीका रहता है। लेकिन डब्ल्यूपी जो चैप्टर है वो बस एक नए कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करता है जो कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स के लिए, जो कि ये मतलब एक सिंप्लीफाइड, एक आसान से तरीके से डील करता है। जब वेलोसिटी, फंक्शन ऑफ पोजीशन, ये सब बात हो रही होती है, वो आप समझ जाओगे जो भी है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वेरियस सिस्टम, इसमें भी मैंने बोला बेसिक मैथ के अलावा कुछ भी यूज नहीं आएगा। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में भी कुछ भी यूज नहीं आएगा, ओके। हाँ, कुछ भी यूज नहीं आएगा इसमें, मतलब डब्ल्यूपी का, लेकिन सारा कुछ यूज आएगा जो भी ऊपर का है। फिर नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम में, हाँ, इसमें भी थोड़ा बहुत फोर्स का नॉलेज है, इक्विलिब्रियम का नॉलेज है, बस इनफ है। इक्विलिब्रियम के अलावा जो ऊपर पढ़े हो उन सभी का यूज आएगा, ठीक है। मतलब इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि 4 टॉपिक छूट गया तो 5वें टॉपिक से स्टार्ट कर दिया, फिर आपको थोड़ी ना थोड़ी तो दिक्कत आएगी, ठीक है। भले आप एक छोटे से छोटे, मतलब किसी भी एक बुक को उठाओ और वहां से बेसिक या फिर नोट्स देख लो, जो भी करो, लेकिन ऊपर के टॉपिक्स एक बार आइडिया तो होना चाहिए ऊपर के टॉपिक्स का, तभी आप, मतलब इनिशियल टॉपिक्स का, तभी आप इस चैप्टर में मिडवे से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, लेकिन पुराने किसी चैप्टर का यूज नहीं आता इसमें, ठीक है, बेसिक मैथ को छोड़कर। फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। सेंटर ऑफ मास, देखो सेंटर ऑफ मास में ये जो पहला चीज है ना, सेंटर ऑफ मास और उसका कैलकुलेशन, इसमें कहीं कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है। इवन बेसिक मैथ का प्रीरिक्विजिट भी मैं बोलूँगा नहीं है, मतलब हाँ हो सकता है थोड़ा बहुत, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, समझने में कोई प्रीरिक्विजिट नहीं आएगा। फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास, हाँ कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है, ठीक है, कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है। लेकिन आप जब क्वेश्चंस बनाओगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत यूज आए, हाँ बेसिक मैथ का हर जगह है। इम्पल्सिव, नॉन इम्पल्सिव फोर्सेज एंड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है। टेंशन, फ्रिक्शन एंड नॉर्मलाइज इम्पल्सिव फोर्सेज, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते भी है, बहुत सारे नहीं भी पढ़ाते, या फिर आप ये क्वेश्चन से भी सीख जाते हो। मतलब इसमें बस बात ये है ना कि टेंशन, फ्रिक्शन और नॉर्मल कब कब इम्पल्सिव फोर्सेज की तरह बिहेव कर सकते हैं, बस वो है, और कुछ नहीं। तो क्या ही प्रीरिक्विजिट होगा, मतलब कुछ नहीं है। टेंशन, फ्रिक्शन, नॉर्मल का नॉलेज होना चाहिए, बस ये फोर्सेज होते क्या है, ठीक है, और कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है। मॉडिफाइड कंजर्वेशन मोमेंटम थ्योरम, एक्चुअली में जब इम्पल्सिव नॉन इम्पल्सिव फोर्सेज हम पढ़ लेते हैं ना, तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है इम्पल्सिव फोर्सेज के प्रेजेंट में, ठीक है। मतलब एक्सटर्नल अगर कोई इम्पल्सिव फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं थोड़े से ड्यूरेशन के लिए, बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, वो आप पढ़ लोगे जो भी, लेकिन कोई यहाँ पे वो नहीं है, प्रीरिक्विजिट नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर एक कलीजन में जब आप आते हो ना, कलीजन में जब आप आते हो ना, तो फिर आपको कहीं ना कहीं यूज़ आने लगता है, मतलब काइनेमेटिक्स का तो यूज़ आने ही लगता है, वो तो आप बोल ही दो, काइनेमेटिक्स तो यूज़ आएगा ही यहाँ पे। और एनएलएम का मतलब डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, समझने में आपको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा यूज़ नहीं आएगा एनएलएम का, आप समझ सकते हो इंडिपेंडेंटली, लेकिन काइनेमेटिक्स का यूज़ आएगा। और क्वेश्चंस में मतलब कैसा फ्रेम किया गया है उसके बेसिस पे आपको एनएलएम ईटीसी का भी यूज़ आ सकता है, क्योंकि कलीजन से अच्छे सवाल भी बनते हैं, ठीक है। फिर ये जो भी है इसमें आता है। फिर ये इलास्टिक और इनइलास्टिक कलीजन है ना, इसमें कहीं ना कहीं आपको वर्क पावर एनर्जी की कुछ चीज़ें यूज़ आती है, जैसे किनेटिक थ्योरी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है पार्टिकुलर वाला, यहाँ पे इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कलीजन्स, ओके। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ आता है, ओके। एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ आता है, ओके। समझने के लिए, मतलब अगर आपको थ्योरी थोड़ा सही से समझना है, बाकी तो वैसे भी कर सकते हो। फिर ये हेड ऑन एंड ऑब्लिक कलीजन है, तो इसमें भी आपको इसमें कोई ऐसा प्रीरिक्विजिट नहीं है। वेरिएबल मास सिस्टम में एनएलएम जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसका थोड़ा प्रीरिक्विजिट है कि जो फोर्स वेक्टर होता है ना, वो डीपी वेक्टर बाय डीटी होता है, राइट।